अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, अब्दुलरहमान आपने ज्वाइन किया है, काइंडली वेरीफाई कर दें आवाज़ क्लियरली आ रही है आप तक। बाकी भी ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ कम्युनिकेट टू अदर्स इफ़ यू कैन दैट दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लास्ट सेशन ऑफ ई कॉमर्स, सो ज्वाइन एज क्विकली एज यू कैन। राइट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। First of all, still the class hasn't joined in its full strength. I hope आवाज़ अब भी क्लियर होगी। So, like I said earlier, that this is our last session of e-commerce. There will be no more class sessions of e-commerce. इस वजह से आज की क्लास के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस करनी है। आई होप आप भी जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कोई क्वेश्चंस क्यूरीज वगैरह हों तो। अदरवाइज आई विल जस्ट अनाउंस माय थिंग्स एंड इफ़ यू आर ओके विद दैट देन ओके, अदरवाइज इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इश्यूज और क्यूरीज देन यू कैन आस्क via chat box. So, so this is our 16th class, the last class of our session of our semester e-commerce. Provided that I have I think uploaded, I have been saying कि हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, but due to the lack of time and I think we have done enough. अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कुछ, वो ऑब्वियसली जितनी आप बढ़ाना चाहें, ऑब्वियसली वो 6 महीनों के अंदर कवर नहीं हो सकती, वो तो फिर एक लाइफ टाइम चीज़ है लर्न करने के लिए। बट एक बहुत 90% हिस्सा हम कोर्स का कवर कर चुके हैं विद डिफरेंट नेम्स, विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह। बस आज की जो एजेंडा है उसमें हमने ये करना है कि हम एक तो जो लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ था हम उसको फिनिश करेंगे आज। उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें अगर हमने सीखनी है, सिखानी है या कुछ डिस्कशंस करनी है तो हम वो भी करेंगे साथ साथ। और दूसरी बात ये कि आपका एक क्विज़ एक्स्ट्रा जो होना था, जो कि हमने कहा था कि 3 हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपसे लूँगा मैं 4 क्विज़ेस। तो जो चौथा क्विज़ है वो भी आज होगा। अगर कोई एक स्टूडेंट अपने LMS को लॉगिन करके एक दफ़ा कंफर्म कर दें कि क्विज़ आपके पास आ रहा है या नहीं। 5:15 पे आई थिंक वो क्विज़ स्टार्ट होगा एज़ यूजुअल, 5:15 to 5:45 फॉर 15 मिनट्स। attempt duration would be 15 minutes and 5 PM के अराउंड हम क्लास को फिनिश कर देंगे। देन यू कैन गेट योर थिंग्स इन ऑर्डर एंड स्टार्ट द क्विज एट 5:15 till 5:45 एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर क्लास। राइट, थैंक यू नोमान। शो हो रहा है क्विज़ आपके LMS के ऊपर। अच्छा जी, ठीक है, 2 बातें तो मैंने ये बता दी। और एक और बात ये है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, देर आर 90% चांसेस, 99% चांसेस कि वो ऑनलाइन ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज़ अब इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है फ़िज़िकल में बुलाया जाए। अगर बुलाना भी होता तो पहले बता दिया जाता। बट आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। दैट विल बी अ टेक होम एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप बेशक मुझसे पूछ लें अभी। बट ये है कि मैं आपको इतना बताता चलूँ कि एग्ज़ाम जो होगा वो आपका जनवरी 25 वाले वीक में होगा, यानी कि नेक्स्ट वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक आपका फ्री होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा जनवरी 25 से आई थिंक वो स्टार्ट हो रहा है। दैट इज़ गोइंग टू बी योर एग्ज़ाम वीक। हमारा एग्ज़ाम भी उसी वीक में होगा। एग्ज़ाम की नोयत कुछ इस तरह से होगी कि आपका एक टेक होम एग्ज़ाम होगा। टेक होम एग्ज़ाम कंसिडर्ड ऑफ विल बी कंसिस्टेड ऑफ कुछ क्वेश्चंस, कुछ सिनेरियोज़, कुछ केस स्टडीज़ आपको मैं दे सकता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि सिंपल क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इट विल बी राइट अराउंड 24 to 48 आवर्स में आपको दूंगा वो एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए। एंड यू विल अपलोड दैट ऑन LMS एज़ वेल एज़ जिस तरह से हम असाइनमेंट सबमिट कर रहे थे उसी तरीके से आप इसको ईमेल पर भी और LMS के ऊपर भी सबमिट करवाएंगे। एग्ज़ाम आपको जब दिया जाएगा, रिमेंबर कि नेक्स्ट वीक आई थिंक आपको मैं एक ईमेल करूँगा, या आइंदा कुछ दिनों के अंदर ही हो सकता है कि मैं आपको एक ईमेल कर दूँ, जिसके अंदर हम आपको ज़ूम ID वगैरह मैं एक दूँगा। वो ज़ूम ID वगैरह उस लिए होगी कि हम एक मीटिंग रखेंगे फॉर एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन, फाइनल एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन की। तो मैं आप लोगों को जब एग्ज़ाम दूंगा तो हम 10-15 मिनट की, 1 घंटे की, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हम उनको जो है वो एक मीटिंग रखेंगे, जो कि मीटिंग उसी वीक में होगी जनवरी 25 में। बट स्टे कनेक्टेड ऑन योर ईमेल्स एंड एवरी अदर मीडियम दैट यू हैव, सो दैट आपको जब मैं ईमेल करूँ कि आपने किस ज़ूम ID पे कब किस दिन ज्वाइन करना है तो उस दिन सब ज्वाइन कर लें, ताकि मैं आपको फाइनल एग्ज़ाम भी इशू कर दूँ, अनाउंस कर दूँ। और
साथ ही साथ उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दूँ, कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो मैं वो भी ले लूँगा। एंड देन यू विल हैव राइट अराउंड 24, जब मैं अनाउंस कर रहा हूँ ना उस मीटिंग के बाद, राइट 24 या समथिंग 30 आवर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे फॉर एग्ज़ाम सबमिशन। सही है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो ऑब्वियसली उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, बट इट वुड बी आई थिंक बेटर अगर आप खुद उस मीटिंग में हुए तो, अदरवाइज़ उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी। सो ये ईमेल से काइंडली कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये ईमेल के कब होगी वो मीटिंग वो मैं आपको जब बताऊंगा, तो वो ईमेल आप सबको रिसीव होनी चाहिए। अगर आपको रिसीव हो जाए तो काइंडली दूसरों तक भी वो ईमेल पहुंचा दें। अच्छा जी, ये 2-3 बातें हो गई। क्विज़ का आई थिंक मैंने आपको बता दिया, 5 PM पे आपकी क्लास ख़त्म करूँगा मैं, ताकि 5:15 पे आप लोग क्विज़ दे सकें सुकून से। 5:15 to 5:45, द अटेम्प्ट ड्यूरेशन विल बी 15 मिनट्स। प्लीज़ ट्राई कि आप इनिशियल मिनट्स के अंदर ही जो है वो क्विज़ स्टार्ट कर दें, क्योंकि आई थिंक LMS भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है कभी कभी, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है रिफ़्रेश में या रीलोडिंग वगैरह में, तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रा गौर करते हुए स्टार्टिंग के मिनट्स में ही अगर आप अटैम्प्ट कर लेंगे तो इट वुड बी बेटर। या अगर कोई इशू भी है तो वो हमें पहले से ही अगर अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर हम उसका कुछ अजाला कर सकेंगे। राइट, सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट विथ योर, अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं तो बेशक मुझे भेज दें। अच्छा हाँ, इनरोलमेंट का आई थिंक आप लोगों की क्लास में कोई इशू नहीं है, बट देर आर सम अदर क्लासेस जो कि मैं टीच कर रहा हूँ और उनमें इनरोलमेंट के कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। आई डोंट थिंक कि आपकी क्लास में ऐसा कोई इशू है कि आप लोग क्लासेस ले रहे हैं और आप CMS पे या LMS पे इनरोल्ड नहीं है। आई थिंक आपकी क्लास पूरी की पूरी इनरोल्ड थी। नेवरदलेस अगर आपके कोई इश्यूज़ वगैरह हैं तो बेशक वो मुझसे अभी पूछ लें या ईमेल कर दें, आई विल लुक इनटू दैट एज वेल। ओके, ज़ुबैर क्या कहना चाह रहे हैं? जी ज़ुबैर। सर वो मेरा ना टाइमिंग क्लैशेस की वजह से मैंने सर पहले ई कॉमर्स की नहीं थी, तो जब मैंने एनरोलमेंट थोड़ा सेट हुआ था तो सर उस वक्त हमारा हो चुका था। तो सर वो अभी एक्स्ट्रा मैं अगर आपको दे दूं तो आप एक्नॉलेज कर। असाइनमेंट की बात कर रहे हैं ना आप? सॉरी, यस, असाइनमेंट की बात कर रहे हैं आप? जी सर, क्योंकि उस वक्त जब हाँ, आपके सेक्शन में सर असाइनमेंट नंबर फर्स्ट सबमिशन हो चुकी थी, अच्छा, उसके बाद जाके मैंने इनरोलमेंट की थी, ठीक है, तो आप ऐसा तो करें, मुझे उसकी डेट्स सेंड वगैरह कर दें भी। असाइनमेंट, मैं फिर उसका डिसीजन ले लूँगा। आप मुझे भेज दें, फिर मैं उस पर कुछ पैनलाइज करके हो सकता है कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, डिपेंडिंग ऑन योर अदर ओके सर। परफॉर्मेंस, बट ओके सर, सेंड तो थैंक यू कर सो दें, फिर मच। देखते हैं। ऑल राइट, सो एनरोलमेंट का लाइक आई सेड कि इस तरह के कोई इश्यूज़ आपकी क्लास के नहीं थे जिसके ऊपर हमें ज़्यादा टाइम लगाना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर। लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। राइट, आई थिंक आपको अब स्क्रीन नज़र आ रही है। हम इस लेक्चर पर ही थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वी वर डिस्कसिंग ई कॉमर्स सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं हमारे पास। हमने डॉस अटैक्स की बात की, एस वॉर, चॉकिंग वगैरह, क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन। राइट, सो इंक्रिप्शन से हम बात स्टार्ट करते हैं। हमने ये बात कर तो ली थी खैर, लेकिन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन पे आते हैं। खैर, सो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, like it is saying that asymmetric encryption encodes messages by using two mathematically related numeric keys. Mathematically related numeric keys, remember दो कीज़ हैं और उनको इनकोड किया जा रहा है दो कीज़ से गुजारते हैं। एक कीज़, ये एक की को कहते हैं पब्लिक की, और एक तरह की होती है प्राइवेट की। पब्लिक की का मतलब है इट इज़ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक एट लार्ज, सबके लिए कीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब कर दी जाती हैं। और एक होती है प्राइवेट की, बिलोंग्स टू द की ऑनर हु कीप्स द की सीक्रेट। एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। सो पब्लिक की इज़ फॉर एवरीवन एंड प्राइवेट की वुड बी टू द ऑनर ऑफ दैट मैसेज और टू द रिसीवर। द ऑनर मे बी अ रिसीवर, मे बी अ सेंडर। ओके, एंड देन प्रिटी गुड प्राइवेसी, PGP, ये भी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में आती है। इसका सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज यूज टू इम्प्लीमेंट पब्लिक की इंक्रिप्शन। Set of software tools that can use several different encryption algorithms to perform public key encryption. करते क्या है, पब्लिक की तो पब्लिक की होती है, बट पब्लिक की के थ्रू जो इंक्रिप्शन हो रही होती है उनको सेवरल डिफरेंट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम से गुजार दिया जाता है। की एक ही होती है, लेकिन उस पर एक से ज़्यादा दफ़ा काम जब कर लिया जाता है, डिफरेंट एल्गोरिदम्स उस पर काम कर रहे होते हैं, तो वो देखने में एक ही की अप्लाई हुई है,
लेकिन वो मुख्तलिफ अलगोरिदम्स पे जाकर हो रही है अप्लाई, ठीक है। इट्स लाइक कि आपने एक चीज़ किसी बॉक्स में रखी है और उस बॉक्स की चाबी आपके पास है, दैट इज़ योर पब्लिक की, ठीक है। बट वॉट इफ़ दैट बॉक्स इज़ इन अनदर बॉक्स एंड दैट बॉक्स इज़ इन अनदर बॉक्स, और इस तरह आप मुख्तलिफ अलगोरिदम से उनको गुजार रहे हो। किसी की फ्रंट पर है, किसी की बैक पर है, किसी की आपको ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ लगेगी, की वही लगेगी बट अलगोरिदम्स डिफरेंट हो रहे हैं। कैन बी यूज टू इनक्रिप्ट ईमेल मैसेजेस को इनक्रिप्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के ऊपर। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन encodes a message with one of the several available algorithms that uses a single numeric key. सिंगल न्यूमेरिक की जो यूज़ कर रहा है, रिमेंबर इट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिक की, नॉट एन अल्फा न्यूमेरिक की। वाई? बिकॉज इट इज़ यूजिंग मैथमेटिकल सिस्टम्स, मैथमेटिकल अलगोरिदम्स, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट यूजिंग योर सिंपल कि आपने ए को सी कर दिया और डी को एफ कर दिया। इट्स यूजिंग मैथमेटिकल अलगोरिदम्स, दैट इज़ वाई इट इज़ अ सिंगल न्यूमेरिक की. So DES is a data encryption standard. It is a set of encryption algorithms adopted by the United States government for encrypting sensitive information. ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, जिस तरह से आपका जो है वो क्या कहते हैं ISO एक स्टैंडर्ड है इन ऑर्डर टू रिकग्नाइज द वर्थ या वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह आपके मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, इसी तरह डाटा इंक्रिप्शन का भी एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, जो कि तकरीबन सब कंपनीज जो हैं उसको फॉलो करती हैं। ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड ऑफर्स गुड प्रोटेक्शन. इट कैन नॉट बी क्रैक्ड इवन विथ टुडेज सुपर कंप्यूटर्स. ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इवन इफ़ यू हैव, अगर हम इंक्रिप्शन को निकाल भी दें, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड यू नो दैट कि अगर हम इंक्रिप्शन को रिमूव भी कर दें तो हाउ कैन वी गेस समथिंग। अगर मैं इंक्रिप्शन को रिमूव भी कर दूं, मैं कहूँ आपके पास सीधा सीधा मैसेज आ रहा है, बट उस मैसेज का मतलब क्या है, यू वुड हैव टू गैस। आपको वो गैस, अब उसके कॉम्बिनेशंस आप उस पर अप्लाई कर रहे होगे, परम्यूटेशंस आप अप्लाई करोगे, कॉम्बिनेशंस आप अप्लाई करोगे, एंड यू विल सी कि सिर्फ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के थ्रू गैसिंग करने से ही आपको राइट अराउंड कोई 10 लाख साल लग रहे होंगे, अगर आप एक एक चीज़ को अलग अलग चेक करना चाहो। जिस तरह हमने कहा ब्रूट फोर्स एक एल्गोरिदम में अप्रोच होती है, लेकिन अगर उसी को इनक्रिप्ट कर दिया जाए और सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, तो आजकल के सुपर कंप्यूटर्स भी जो हैं वो भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर इन दोनों में कंपैरिजन हम करते हैं, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में क्या फ़र्क क्या है आखिर, या इन दोनों में बेहतर कौन सा है। सो लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक की, जिसकी अभी हमने बात की, एसिमेट्रिक सिस्टम। इट प्रोवाइड्स सेवरल एडवांटेजेस ओवर प्राइवेट की इंक्रिप्शन मेथड्स। प्राइवेट की इंक्रिप्शन मेथड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं पब्लिक की के। क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि आप उनको मल्टीपल एल्गोरिदम से गुजार सकते हो। प्राइवेट की तो आपके लिए है सिर्फ, ठीक है, वो आपको पता है सिर्फ, आप उसके थ्रू एक दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन सबसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। पब्लिक की से आप सबसे कम्युनिकेशन कर सकते हो। सो पब्लिक की इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव बिकॉज उसमें सारी चीज़ें इनक्रिप्ट हो रही होती हैं। SSL की आप सबको पता है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। It is used when you only want to send data to only one computer, not multiple, ठीक है, और बीच में भी कोई ना आ सके, ठीक है। उसके दरमियान में या जहाँ से डाटा कम्युनिकेट हो रहा है उसमें हर तरह के वॉर चॉकर या हर तरह के क्या कहते हैं उसको, स्निफर प्रोग्राम्स या इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आप उनको बाईपास करके अगर जाना चाहते हैं तो यू वुड हैव टू यूज़ सिक्योर सॉकेट्स लेयर. It provides secure information transfer through the internet. It secures connection between two computers, not more than two, not less than two. Two computers, that's it. SSL कनेक्शन अगर बन गया है तो इसका मतलब है 2 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेटेड हैं थ्रू इंटरनेट, बीच में भी कोई नहीं आ सकता और एक से ज़्यादा जगह भी आपका डाटा नहीं जा सकता. इसी वजह से ज़्यादातर बैंकिंग एप्लीकेशंस SSL कनेक्शन को जो है यूज़ करती हैं. देन सिक्योर HTTP लेयर भी एक एग्जिस्ट करती है. इट सेंड्स इंडिविजुअल मैसेजेस सिक्योरली. इंडिविजुअल मैसेजेस को ये सिक्योर कर देता है. HTTP का आप सबको पता है, लेकिन HTTP इज़ नॉट अ सिक्योर प्लेटफॉर्म. द सिक्योर, मोर सिक्योर प्लेटफॉर्म इज़ SHTTP विच इज़ नोन एज सिक्योर HTTP. तो HTTP के ऊपर जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ऊपर जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं, दोज आर ब्रॉडकास्टिंग वेबसाइट्स, ठीक है. वो मल्टीपल डिफरेंट जो हैं वो कंप्यूटर्स के ऊपर जाती हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट SHTTP, तो अब भी यही होगा कि वो ब्रॉडर वे में सब कंप्यूटर्स के पास जाएंगी, बट दोज नाउ विल बी इनक्रिप्टेड. इट विल नॉट बी फॉर द होल पब्लिक. तो अगर इस इमेज को आप देखें तो
यहाँ से अगर देखें इस हैश फंक्शन की हमने बात की थी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हैश फंक्शन, उसमें किसमें क्या कहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स में, राइट, ओके, एग्जैक्टली, यस, एच टी टी पी एस नॉट, राइट, जिस तरह से मोहम्मद अवैस ने भी सही किया है मुझे, एस एच टी टी पी नहीं होता, वो एच टी टी पी एस कहलाता है। वैसे अगर आप वेबसाइट की URL में देखेंगे तो इट विल बी एच टी टी पी एस, अगर हम सिक्योर की बात करते हैं। सो यस जुबैर, जिस तरह से कह रहे हैं, नुमान भी कह रहे हैं कि आपने हैश फंक्शंस पढ़ा था लेकिन याद नहीं है वैसे, ठीक है, दैट्स ओके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये ऐसी हैं, लेकिन जब तक उनका यूज़ आपको नज़र ना आए या आप जब तक उसको खुद यूज़ ना कर रहे हो, आपके सामने ना आए, तो आपके दिमाग से वो चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। सो इट्स लाइक एन एल्गोरिदम। सो हैश फंक्शन का काम ये होता है कि वो आपकी चीज़ को इनक्रिप्ट करके रख देते हैं, आपके डाटा को, लेकिन उस हैश फंक्शन का काम ये होता है कि हर एक डाटा की इनक्रिप्शन डिफरेंट होती है, यानी कि यूनिक एलिमेंट बनेगा हर एक डाटा की इनक्रिप्शन के बाद, कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं बन सकता। दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर हैश फंक्शन, कि हर एक की जो है वो एक वैल्यू के साथ पेयर कर दी जाती है। एक की को देखते हुए आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जस्ट बाय डिक्रिप्टिंग दैट, ठीक है, राइट। सो अगर आप इस सबसे ऊपर वाली इमेज को देखें तो इट्स टॉकिंग अबाउट प्रिजर्व दिस पेज, ये एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, ये हैश फंक्शन में जाती है और ये इसकी की बन जाती है कि AC2345H, ये एक की बन जाती है। अगर एग्जांपल नंबर बी को आप देखें, इस एग्जांपल को देखें, तो यहाँ से आपने कोई प्लेन टेक्स्ट भेजा, ठीक है, रिमेंबर कि अब दोनों के पास कॉमन प्राइवेट की है, हर्ब के पास भी और एलिसन के पास भी, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। हर्ब ने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, जो भी टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट था, वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था या वॉट, वो एक इस जगह से गुजर गया इनक्रिप्शन से, अब वो एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट बन गया, वो इस तरह का हो या किसी तरह का भी हो, इट्स नॉट अ सिंपल प्लेन टेक्स्ट, अ रीडेबल प्लेन टेक्स्ट। उसने कौन सी की अप्लाई की, उसने प्राइवेट की अप्लाई की, उसने प्राइवेट की अप्लाई करके इनक्रिप्टेड टेक्स्ट कर दिया। अब एलिसन का काम क्या है, एलिसन का काम ये है कि जो मैसेज आ रहे हैं उसने उस पर वही की अप्लाई करनी है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि अब वो डिक्रिप्ट करना चाह रही है। तो जब वो डिक्रिप्ट करना चाहेगी तो फिर उसके बाद जो रिवर्स में जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी अ प्लेन टेक्स्ट, द सेम प्लेन टेक्स्ट दैट हर्ब सेंट। अगर इसको देखें आप, दिस वाज योर प्राइवेट की, ओके। अब इसको अगर देखें आप तो एलिसन पब्लिक की, प्लेन टेक्स्ट हर्ब ने भेजा है, लेकिन इन दोनों के लिए एक प्राइवेट की नहीं थी, बल्कि एलिसन की एक पब्लिक की है। एलिसन की पब्लिक की का मतलब क्या है कि एलिसन की एक की है और एलिसन ने ये कहा है कि मुझे जो भी मैसेज भेजा जाए, चाहे वो हर्ब भेजे चाहे वो कोई और भेजे, जितनी भी मैसेजेस एलिसन को भेजने हैं वो एलिसन की फॉर्म में इनक्रिप्ट करके भेजें, ठीक है। अब वो एलिसन और इन दोनों की प्राइवेट की नहीं है, इन दोनों की कम्युनिकेशन की, बल्कि एलिसन ने सबको दी हुई है वो की, इट्स पब्लिक की। और अब क्या होगा, हर्ब का काम ये है कि वो प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करेगा एलिसन की के मुताबिक, ताकि एलिसन अपनी उस की के थ्रू उसको डिक्रिप्ट करके उसको पढ़ सके, ठीक है। सो दिस इज योर सिंपल हैश फंक्शन, दिस इज योर प्राइवेट की एंड दिस इज योर पब्लिक की। मूविंग ऑन, सो इंश्योरिंग ट्रांजैक्शन इंटेग्रिटी विद हैश फंक्शंस, कैसे हम इंटेग्रिटी को बरकरार रख सकते हैं हैश फंक्शंस को यूज़ करते हुए। So integrity violation is a phenomenon. It occurs whenever a message is altered while in transit between the sender and receiver. It can happen, अगर आप हैश फंक्शन यूज़ करते हैं तो इट कैन हैपन, इंटेग्रिटी वायलेट हो सकती है। किस तरह कि आपने लिखा कुछ, वो इनक्रिप्ट भी सही से हो गया, लेकिन जब उसको दूसरे तक पहुंचाया गया तो उस पहुंचाने के दौरान उसमें कोई डाटा लॉस हो गया। रिमेंबर कि हैश फंक्शन में कोई सेंडर रिसीवर नहीं है, हैश फंक्शन में सिर्फ एक टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है एक दूसरे टेक्स्ट के अंदर, एक दूसरी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो आ गई, लेकिन जब इसको भेजा जाएगा तो हो सकता है उस भेजने के दौरान इसका एच मिस हो जाए, या एच को जे पढ़ लिया जाए, या किसी और तरीके से एल्गोरिथम की बेस के ऊपर कोई चीज़ लॉस हो जाए। तो अगर वो लॉस हो जाती है तो अब आप देखें कि जब रिसीवर है तो वो हैश फंक्शन वही अप्लाई करेगा, लेकिन उसको जवाब कुछ और मिल रहा हो, ठीक है। तो आपकी डाटा इंटेग्रिटी वायलेट हो सकती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हैश फंक्शन। हैश एल्गोरिथम्स आर वन वे फंक्शंस, ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। देयर इज़ नो वे टू ट्रांसफॉर्म द हैश वैल्यू बैक टू द ओरिजिनल मैसेज। हैश वैल्यू को आप बैक टू द ओरिजिनल मैसेज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आप की देखकर वैल्यू तो बता सकते हो कि क्या है, लेकिन वैल्यू देखकर की नहीं बता सकते कि क्या है। व्हाट माई पॉइंट इज़ दैट कि आप ये तो बता सकते हो कि
024 रोल नंबर है जी अहमद का, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि अहमद का क्या रोल नंबर है। क्यों नहीं? क्योंकि अहमद तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये एक मसला है इसके अंदर। हैश फंक्शन आपको हैश की तो दे देता है, की यूनिक है, लेकिन उस की पे पड़ी हुई वैल्यूज़ यूनिक नहीं है। ठीक है, तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं रहता, 1 to 1 जिसको हम कहते हैं ना, वो फंक्शन नहीं रहता। ये एक सरजेक्टिव फंक्शन बन जाता है, यानी कि उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसी की तरफ पॉइंट कर रही होती हैं। इस वजह से इसको रिवर्स वे नहीं किया जा सकता, वन वे फंक्शन है ये। It can digest messages, a small integer number that summarizes the encrypted information. मैसेज डाइजेस्ट के फिनोमेना का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका नंबर इतना छोटा हो कि उसको इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन में जो है वो कंसिडर ही ना किया जा सके। जिस तरह आप देखते हैं, आपने भेजना था 023, लेकिन वो पहुंचता है 23, वो 0 खुद ही निगलेक्ट कर देता है, जबकि 0 एक्चुअली आपके मैसेज का हिस्सा था। या ऐसा हो सकता है कि अगर आप कहते हो कि यार 234 मैंने भेजना है, उसको जब आप इनक्रिप्ट करते हो, आप कहते हो कि एक ऐसा नंबर होगा जिसमें से हर एक नंबर को मैं -2 कर दूंगा। अगर आपके पास है 73, तो वो बन जाएगा 7 में से -2 होगा तो वो बन जाएगा जी 5, और 3 में से -2 होगा बन जाएगा 1, 51 का मतलब है आपने 73 भेजा, क्योंकि आपने हर एक डिजिट में से -2 कर दिया। बट व्हाट अबाउट अगर आपके पास वही 22, अब तो डाटा ही नहीं है आपके पास भेजने के लिए, आप 22 में से -2 करते हैं, वो 2 में से -2, 2 में से -2, जवाब आता है 0। मैसेज डाइजेस्ट हो गया, इनक्रिप्ट तो हुआ लेकिन डाइजेस्ट हो गया, आप भेज ही नहीं पाते, कोई आपके पास की बनी ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हैश फंक्शन के थ्रू अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नुकसान आपको पेश आ सकता है। एक दूसरी चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसको कहा जाता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर कैन बी एनीथिंग, योर यूज़र नेम कैन बी योर डिजिटल सिग्नेचर, योर से रेफरेंस नंबर, योर ट्रांजेक्शन ID, these are your digital signatures. Hash algorithms are not complete solutions, like we have already discussed. Anyone could intercept a purchase order. कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है, बिकॉज उस की के ऊपर एक ही चीज़ पड़ी हुई है और उसको डिक्रिप्ट करने का भी एक ही तरीका है। इट कैन आल्टर द शिपिंग एड्रेस एंड क्वांटिटी ऑर्डर्ड। अगर बीच में कोई स्निफर प्रोग्राम आ जाता है तो रिक्रिएट द मैसेज डाइजेस्ट, सेंड द मैसेज एंड न्यू मैसेज डाइजेस्ट ऑन द मर्चेंट। हो सकता है कि आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ऑर्डर भेज रहे हो, तो हो सकता है कि आपका मैसेज डाइजेस्ट हो गया, लेकिन वो बीच में स्निफर को पता लग गया क्या मैसेज था, उसने वो किसी और तरीके से इनक्रिप्ट करके और आगे भेज दिया। ठीक है, सो इनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट जो है उसको डिजिटल सिग्नेचर भी कहते हैं, विच मीन्स एक ऐसा मैसेज डाइजेस्ट, एक ऐसा जो है रिपोजिटरी जिसके अंदर आपकी पहचान हो, चाहे वो आपकी आईडी हो, आपका रेफरेंस नंबर हो, आपके यूज़र नेम हो, आपका URL हो, अगर उसको आप इनक्रिप्ट कर दोगे तो दैट विल बी नोन एज योर डिजिटल सिग्नेचर। what is it used for? It is used to identify कि एक कम्युनिकेशन एक सर्टन कंप्यूटर से आई है या नहीं, कि भाई ये ट्रांजैक्शन किसने की, किसने ये ऑर्डर प्लेस किया। तो नाम आपका आ रहा होगा, लेकिन अगर आप वो इंक्रिप्शन भी आपकी तरह से आ रही है तो इसका मतलब है कि दिस इज़ योर डिजिटल सिग्नेचर। इस एग्जाम्पल को देखें ज़रा, सेंडिंग और रिसीविंग थ्रू हैश फंक्शंस। हैश फंक्शन के थ्रू अगर मैं सेंड करता हूँ या रिसीव करता हूँ तो एक तो अव्वल तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन इसके नुकसानात वगैरह को देखते हुए हम देखते हैं कि एक्चुअली हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। सो लेट्स सपोज आई एम परचेजिंग एन ऑर्डर, आई परचेज्ड एन ऑर्डर। सो वो एक डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू मैं ट्रांसलेट कर दूंगा भाई मर्चेंट को, बट इसके थ्रू क्या क्या हो रहा होगा, हैश फंक्शन के थ्रू इंक्रिप्शन करूँगा, फिर उसको मैसेज डाइजेस्ट करूँगा, यानी कि अब उसमें अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको लॉसलेस इंक्रिप्शन की तरफ लेकर जाऊँगा, देन अपनी प्राइवेट की से उसको इनकोड करूँगा, देन अपने डिजिटल सिग्नेचर से इनकोड करूँगा, और फिर मेरे पास जो चीज़ बनेगी एंड दैट आई विल सेंड टू द मर्चेंट। ठीक है, अब मर्चेंट ने क्या करना है, मर्चेंट ने आपकी डिजिटल सिग्नेचर रिसीव की है, उसका काम ये है कि वो आपकी पब्लिक की लेकर, जिससे आपने इनक्रिप्ट किया, आपकी जो प्राइवेट की थी वो इसके लिए एक पब्लिक की है, वो आपकी पब्लिक की से मैसेज डाइजेस्ट में कन्वर्ट करेगा और आपके हैश फंक्शन से भी मैसेज डाइजेस्ट में कन्वर्ट करेगा। इन दोनों से जो सेम चीज़ आ रही होगी उन दोनों को वो कंपेयर करेगा, ताकि इसको ये पता लगे कि आपकी डिजिटल सिग्नेचर ने हैश फंक्शन के थ्रू जो चीज़ इनक्रिप्ट की थी या पब्लिक की के थ्रू जो इनक्रिप्ट की थी वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर ऐसा है कि यहाँ से कोई मुख्तलिफ चीज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि हैश फंक्शन ने डाटा को वायलेट कर दिया, इंटेग्रिटी वायलेट हो गई। लेकिन अगर दोनों तरह से एक ही चीज़ आ रही है तो दैट मीन्स के द मैसेज हैज़ नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज्ड एंड इट हैज़ बीन रिसीव्ड एज सेंट।
सर्वर कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी की बात करते हैं. वेब सर्वर is what is web server is a platform where the things communicated through the internet can be stored. ठीक है, लाइक वी ऑल नो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अपने वेब सर्वर्स होते हैं. मैंने भी अगर अपनी एक वेबसाइट बनानी है तो मैं उस वेबसाइट का एक सर्वर बनाऊंगा ताकि उस पर मैं होस्ट कर सकूँ. दैट सर्वर कैन बी 1 कंप्यूटर, कैन बी 2 कंप्यूटर्स, कैन बी 1,000,000 कंप्यूटर्स. So web server can compromise secrecy if it allows automatic directory listings. Secrecy, privacy ख़त्म हो सकती है अगर वेब सर्वर्स डायरेक्टरी लिस्टिंग की तरह आपकी चीज़ें लिस्ट करना शुरू हो जाएं. कैसे? अगर आपका फॉर एग्जांपल एक यूज़र नेम है विच इज़ अ प्राइवेट थिंग, आप नहीं चाहते कि वो यूज़र नेम सबको पता लगे, तो वो अगर डायरेक्टली लिस्टिंग की तरह उसको लिस्ट करने लग जाएगा तो फिर तो पता लग जाएगा उसको कि कौन सी चीज़ के एवज़ क्या है. इसको ऐसे समझ लें कि आपको आपके जो यूज़र नेम्स हैं वो डायरेक्टरी लिस्ट हुए हुए होते हैं, लेकिन आपके पासवर्ड डायरेक्टरी लिस्ट नहीं हुए हुए होते. ठीक है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ होता कि ये पासवर्ड किसका है, ये लिखा हुआ होता है कि इस यूज़र नेम का पासवर्ड क्या है, हमेशा हर सर्वर के अंदर. तभी आप देखते हैं कि आप जब यूज़र नेम लिखते हैं तो वो आपको ये बता देता है कि ये गलत पासवर्ड है, लेकिन आपको कभी ये नहीं बताता कि जो आप पासवर्ड लिख दें तो उसके एवज़ आपको ये बता दें कि अच्छा इस पासवर्ड का ये यूज़र नेम है. ठीक है, तो डायरेक्टरी लिस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक सर्टेन डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए यूज़ करना, इट कैन कॉम्प्रोमाइज योर सीक्रेसी ऑन वेब सर्वर्स. इट कैन कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी बाय रिक्वायरिंग यूजर्स टू एंटर अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड. अगर आपका सर्वर यूज़र नेम एंड पासवर्ड कह रहा है कि आपको दोनों चीज़ें डालनी है, तो इट कैन कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी अगर वो दोनों को एक ही जगह लिस्ट करना शुरू हो जाए, जिस तरह से अभी मैंने एग्जांपल दी. अगर वो दोनों चीज़ों को एक ही जगह लिस्ट करना शुरू हो जाए तो दैट कैन बी अ वेरी वेरी व्हाट डू यू कॉल इट, इट्स गोइंग टू बी अ थ्रेट. ठीक है, माई पॉइंट इज़ कि अगर आप दो चीज़ें मिलाकर एक ही की बन जाती है, आप ऐसे समझ लें कि दो कीज़ हैं. ठीक है, एक बॉक्स है जो कि उन दो कीज़ से ही खुलेगा, जो कि हमारे लिए यूज़र नेम और पासवर्ड है. तो इज़ इट बेटर कि मैं वो उन दोनों कीज़ को एक ही जगह रखूँ? नहीं ना. इट्स बेटर कि मैं दोनों कीज़ को अलग अलग जगह छुपाऊँ, ताकि किसी को अगर एक मिल भी जाए तब भी वो बॉक्स ना ओपन कर सके जब तक उसको दूसरी ना मिल जाए. ठीक है, इस वजह से हमेशा वेब सर्वर की सिक्योरिटी इस बात पर मुनहसर है कि अब वो यूज़र नेम बिल्कुल अलग रखे, पासवर्ड बिल्कुल अलग रखे. उनको अगर मैच भी करना है तो वो किसी हैश की के थ्रू करे, सिंपल रो एंड कॉलम में ना लिखा हुआ हो कि ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है. डिक्शनरी अटैक प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि होते ही सिर्फ इस पर्पज़ के लिए हैं, जो कि डायरेक्टरी लिस्ट को करते हैं. और वो क्या करते हैं? दे साइकिल थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी ट्राइंग एवरी वर्ड इन द बुक एज अ पासवर्ड. ब्रूट फोर्स. वो क्या करते हैं? वो एवरी पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक थिंग आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी में जाते हैं और हर तरह के पासवर्ड लगाना शुरू कर देते हैं. इससे होगा क्या? अगर लेट सपोज मेरा एक सर्वर है जिसके ऊपर से 10,000 यूज़र्स हैं मेरे, उनका डेटा मैंने रखा हुआ है. अब मेरा अगर यूज़र नेम किसी को पता लग जाता है तो ऑब्वियसली वो मेरे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसके पास पासवर्ड ना हो. तो एक तरीका तो ये है कि वो मेरे पासवर्ड गेस करना शुरू हो जाए या सारे कॉम्बिनेशंस लगाना शुरू हो जाए. लेकिन एक तरीका ये भी है कि वो मेरे सर्वर पर जाए, मेरे डायरेक्टरी में से सारे पासवर्ड उठाए और एक एक करके ट्राई कर ले. अब अगर वो सिर्फ कॉम्बिनेशन की तरफ जाता तो वो तो करोड़ों होते, अरबों होते, खरबों होते, पूरी ज़िंदगी तो इंसान की लग जाती, लेकिन वो कॉम्बिनेशंस पूरे ना होते. लेकिन अगर वो सिर्फ मेरे 10,000 पासवर्ड्स देख लेगा, उसे नहीं पता किस यूज़र नेम के पासवर्ड है, लेकिन अगर वो 10,000 पासवर्ड देख लेगा तो वो मेरे यूज़र नेम के साथ भी कोई ना कोई चल जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ भी काफ़ी एक इशू क्रिएट कर सकती है. कुछ और प्रोग्रामिंग थ्रेड्स हैं. बफर हो गया, बफर ओवररन हो गया, मेल बॉम्ब हो गया. बफर इज़ एन एरिया ऑफ मेमोरी सेट असाइड टू होल्ड डाटा रेड फ्रॉम अ फाइल और अ डेटाबेस. बफर को यूज़ करते हुए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नुकसानदेह हो सकती हैं. बफर का पता है आप लोगों को? आप लोगों ने इसको आई थिंक कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. बफर इज़ अ प्रोग्राम जिसके अंदर इनपुट जो है उसको सेव कर लिया जाता है. जैसे कि आपने कीबोर्ड से लिखा ज़ुबैर, तो ZUBAIR आप जैसे ही लिखेंगे आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा. लेकिन वो कीबोर्ड से लेके आपकी स्क्रीन तक जब पहुंच रहा है तो वो बफर यूज़ हो रहा है उसके दरमियान. अब यहाँ पर भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है. आपने लिखा कीबोर्ड से और वो जब तक स्क्रीन पर पहुंचा, उन दोनों के दरमियान जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बफर यूज़ किया, राइट, जिस तरह मोहम्मद अवैस कह रहे हैं. सो यस, ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने कोर्स में पढ़ा था. ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि उसके अंदर बफर्स होते हैं. सो वो जो बफ़र है, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस बफ़र को मैं जो है इंटरसेप्ट कर लूँ तो आपको ये लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, आपका इंटरनेट पे डेटा भी सिक्योर है, सब कुछ सिक्योर है, लेकिन मुझे आपका यूज़र नेम पासवर्ड पता लग गया जस्ट बाय सीइंग द बफ़र. बफर ओवररन अकर्स बिकॉज द प्रोग्राम कंटेन्स एन एरर और बग दैट कॉजेज द ओवरफ्लो. बफर ओवररन भी हो सकता है और उससे भी इश्यूज हो सकते हैं.
Mail bomb occurs when hundreds or thousands of people each send a message to a particular address. एक पर्टिकुलर एड्रेस पे एक लिमिट होती है हमेशा किसी भी ईमेल की. अगर एक से एक नहीं, एक लिमिट से ज़्यादा अगर उस पर ईमेल आना शुरू हो जाएं, स्पेशली जब वो हंड्रेड्स हो या थाउजेंड्स ईमेल एक ही वक्त में आना शुरू हो जाएं मल्टीपल एड्रेसेस से, सो दैट इज़ ऑब्वियसली अ सिक्योरिटी थ्रेट, जिसको आपकी ईमेल्स आजकल जो हैं वो फ़िल्टर आउट कर लेती हैं स्पैम फिल्टर के थ्रू. Firewalls, they are softwares or hardware and software combination installed on a network of control packet traffic. It provides a defense between the network to be protected and the internet or other network that could pose a threat. फायरवॉल सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट को सेव करने के लिए होता है. इंटरनेट यानी कि इंटरनेट से कोई गलत चीज़ आपके कंप्यूटर में ना आ जाए, आपके कंप्यूटर से कोई गलत चीज़ किसी नेटवर्क में ना चली. This is what firewall does. Firewall doesn't check your sniffers. Firewall doesn't check your say buffers or warstalkers वगैरह. Firewall specially does that कि आपके कंप्यूटर में जो भी इंटरनेट की कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ पर कोई वायरस वगैरह हो, कोई इलीगल कोई इस तरह की चीज़ ना हो जो कि आपके नेटवर्क को हार्म कर सके, या नेटवर्क से कोई ऐसी चीज़ ना आ रही हो आपके कंप्यूटर में जो कि आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ऑल ट्रैफिक फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू अ फायरवॉल. ओनली ऑथोराइज्ड ट्रैफिक इज अलाउड टू पास. फायरवॉल इटसेल्फ इज इम्यून टू पेनिट्रेशन. फायरवॉल खुद जो है वो इम्यून होती है पेनिट्रेशन की. फायरवॉल को खुद को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता. क्यों नहीं किया जा सकता? इस वजह से क्योंकि फायरवॉल खुद इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है. उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो इंटरनेट से आने वाली चीज़ को वो बस डाटा सेव करने से पहले आप देख रहे होते हैं कि अच्छा ये डाटा अगर सेवेबल है, इसमें कोई इशू है, तो आप बस उस नेटवर्क को ख़त्म कर दें. ठीक है. सो नो आउटसाइड नेटवर्क कैन पेनिट्रेट योर फायरवॉल, बट योर लोकल कंप्यूटर कैन. एंड इसके अलावा हज़ारों और तरीके हैं आपके फायरवॉल को जो है वो पेनिट्रेट करने के. ट्रस्टेड नेटवर्क्स आर इनसाइड द फायरवॉल, अनट्रस्टेड नेटवर्क्स आर आउटसाइड द फायरवॉल. आपने भी देखा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एक्सेस करने के लिए यू नीड द परमिशन ऑफ योर फायरवॉल. अदरवाइज मोस्ट चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी फायरवॉल से ऑलरेडी परमिटेड होती हैं, उसको आप ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं और यूज़ कर रहे होते हैं. पैकेट फिल्टर फायरवॉल्स एग्जामिन डाटा फ्लोइंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन अ ट्रस्टेड नेटवर्क एंड द इंटरनेट. एक ट्रस्टेड नेटवर्क जिसको हम LAN कह लो, लोकल एरिया का एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, और उसके थ्रू आप अगर इंटरनेट पर जाना चाह रहे हो तो उस लोकल एरिया नेटवर्क या एक ट्रस्टेड नेटवर्क जो है उससे अगर इंटरनेट पर आप जा रहे हो तो वहाँ पर अगर कोई आपको कोई थ्रेट नज़र आता है तो उसके लिए पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल्स यूज़ होती हैं. जैसा कि आपने देखा होगा कि आपका एक CMS काम करता है जो कि सिर्फ SMIU की प्रेमिसेस के अंदर करता है. दैट इज़ योर लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, दैट इज़ योर क्या कहते हैं, ट्रस्टेड नेटवर्क, जिसके ऊपर वो CMS काम कर रहा है. लेकिन ऑन द इंटरनेट एक अलग CMS काम कर रहा है या उसका एक अलग वर्जन काम कर रहा है. ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई डाटा राइट होता है तो वो सबसे पहले SMIU के प्रेमिस पे राइट होता है, और इफ़ दैट डाटा इज़ ओके तो वो फिर फायरवॉल से होता हुआ पूरे इंटरनेट को अवेलेबल हो जाता है फॉर यूजेज. गेटवे सर्वर्स फायरवॉल्स दैट फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन रिक्वेस्टेड. किस एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट की है और उसी को डाटा देना है, ये गेटवे सर्वर्स होते हैं. कि ऐसा ना हो कि एक एप्लीकेशन है जो कि डाटा रिक्वेस्ट कर रही है इंटरनेट से, लेकिन वो जब डाटा आ रहा है तो वो उस एप्लीकेशन पर नहीं बल्कि और किसी एप्लीकेशन में जा रहा है डाटा. प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल्स दैट कम्युनिकेट विद द इंटरनेट ऑन द प्राइवेट नेटवर्क्स बिहाफ. ऐसी फायरवॉल्स जो कि इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करती हैं लेकिन कंप्यूटर की अपनी फायरवॉल नहीं होती, नेटवर्क की अपनी फायरवॉल नहीं होती, बल्कि एक प्रॉक्सी फायरवॉल होती है. ऐसे समझें जैसे एक कंप्यूटर में मेरे पास फायरवॉल नहीं है तो मैं अपनी चीज़ को बजाय इसके कि मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, मैं एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता हूँ जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है और मैं उसकी फायरवॉल यूज़ कर रहा हूँ. दैट इज़ कॉल्ड योर प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट promote computer security. CERT is an organization. What is its full form? It's not written here. I don't have that in mind as well. Response to thousands of security incidents each year, helps internet users and companies become more knowledgeable about security risks, posts alert to inform the internet community about security events as well. SANS इंस्टीट्यूट, ये वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप इनके बारे में जाकर रिसर्च भी कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या करती है. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्यूरी या कुछ डिस्कस आप करना चाहें, मेरी नॉलेज में इजाफा करना चाहें, तो यू कैन कम्युनिकेट विद मी ऑन द ईमेल एज वेल.
A cooperative research and educational organization, SANS Internet Storm Center is existing. It is a website that provides current information on the location and intensity of computer attacks. Microsoft Security Research Group, privately sponsored site that offers free information about computer security issues. Computer forensics and ethical hacking. Computer forensics experts क्या करते हैं? They are hired to probe PCs and locate information that can be used in legal proceedings. कंप्यूटर फोरेंसिक्स, इनका काम ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब यूज़ नहीं करते. कंप्यूटर फोरेंसिक्स सॉफ्टवेयर्स वो यूज़ कर रहे होते हैं जिनको अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से या तो बचना होता है या उनको साफ़ रखना होता है. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ उनके कंप्यूटर पर ना रह जाए, कोई ऐसी चीज़ उनके नेटवर्क पर ना हो जिससे उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स या लीगल वे में उनको जो है वो लिटिगेट किया जा सके. ठीक है, सो वो पीसी के अंदर कोई भी इस तरह की अगर चीज़ है, इवन दो आप एक उस ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाते हैं और वहाँ पर जो है वो एक इलीगल सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन लायबल होती है. सो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स जो है वो अपने हर कंप्यूटर पर चलाए और ये देखे कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ना यूज़ हो रहा हो जो कि आइंदा वक्त में उसके लिए नुकसानदेह हो. कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इज़ द कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड एविडेंस दैट व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग. So assets that companies must protect include client computers. जिस तरह से भी मैंने कहा कि वो forensics क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, because they must protect clients computers. Computers communicate communication channels and web servers. Communication channels in general are and the internet in particular are especially vulnerable to attacks. जब भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो कंप्यूटर को तो खैर इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है, लेकिन जिस नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क को इशू होना शुरू हो जाता है, उस नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है या उस नेटवर्क के थ्रू जितनी कम्युनिकेशंस हो रही हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है. देयर इज़ अ वेरी 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 हार्ड चांस कि आप एक कंप्यूटर को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इसेंशियल्स जो होते हैं सिक्योरिटी के वो इंस्टॉल्ड होते ही है. उनको पेनिट्रेट करना इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है. आसान इंटरनेट कम्युनिकेशन को जो है वो इंटरसेप्ट करना है. वाई? बिकॉज इंटरनेट कम्युनिकेशन जो है वो कम से कम जो है वो उसमें होती है, क्या कहते हैं, फॉर्म में. इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लें कि मैं कंप्यूटर में तो 10,000 जीबीज रख सकता हूँ डेटा लेकिन मैं जब भेजूँगा तो आई विल ट्राई कि मैं कम से कम डेटा भेजूँ, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र मैं कम से कम करना चाह रहा हूँ. चाहे वो उसमें आप मॉनेटरी रिस्क कह लें या और कोई रिस्क कह लें, टाइम ज़्यादा लगेगा. मैं जब कम से कम डेटा भेजूँगा तो फिर जब उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा तो वो जब डाटा कम होगा तो उसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट भी या इंटरसेप्ट भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं. So encryption we know that it provides security. Web servers are susceptible to security threats. इस तरह से अभी हमने पढ़ा. Programs that run on servers might damage your databases, abnormally terminate server software, must make subtle changes in proprietary information. Security organizations include CERT and SANS and maybe many more as well. So हम इसी लेक्चर के ऊपर इस पूरे कोर्स का इख्तिताम करते हैं. आई होप कि आप लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं तो इस तरह की चीज़ें लाजमी सीखी होंगी इस कोर्स के अंदर, जो कि एज अ कंप्यूटर साइंस मेजर आप लोगों को आगे चलकर ज़्यादा फ़ायदा दें. ऑब्वियसली बिकॉज यू आर नॉट अ मैनेजमेंट साइंसेज एक्सपर्ट और यू आर नॉट मेजरिंग इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग. सो ऑब्वियसली हम उस लेवल तक नहीं गए हर तरह की चीज़ों के अंदर, बट वी ट्राइड कि हर एक चीज़ जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड है, चाहे वो वेबसाइट डिज़ाइंस हों, चाहे वो वेबसाइट कम्युनिकेशन हो, चाहे वो पेमेंट सिस्टम्स हों, चाहे वो थोड़ी बहुत मार्केटिंग हो, आपकी सर्च इंजन्स की मार्केटिंग हो, इसके ऊपर हर तरह की चीज़ के ऊपर हमने थोड़ा बहुत इस पूरे कोर्स के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की है. सो अगेन आई विल गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्यूरीज रिगार्डिंग एनीथिंग, you can ask, because this is our last class and it's going to end in a few minutes as well, because then you will go towards your quiz. So I'm still here for a couple of minutes. If you have any questions, queries, issues, confusions about anything related to your course, please ask me. Alright, इस सवाल का मैं पहले से आई थिंक जवाब दे चुका हूँ. शोएब कह रहे हैं कि पेपर कब से हैं. सो पेपर जनवरी 25 वाले वीक से स्टार्ट हैं. उसी वीक में आपकी अनाउंसमेंट भी की जाएगी. हम एक मीटिंग भी रखेंगे जब मैं आपको अनाउंस करूँगा उसमें, बट उस मीटिंग की टाइमिंग वगैरह मैं आपको अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह बता दूंगा ईमेल के ऊपर. बट जनवरी 25 वाला जो वीक है उसमें आपके जो है फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे.
according to our academic calendar. And because of all the क्या कहते हैं उसको circumstances, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक तो हो नहीं सकते ऑब्वियसली, उसके नेक्स्ट वीक ही होंगे. नेक्स्ट वीक होने होते तो अब तक तो खैर काफ़ी आपके कोर्सेज भी पीछे चल रहे होंगे और कुछ चीज़ें और भी प्लान्ड होंगी. नेक्स्ट वीक शायद आपकी कुछ कोर्सेज की क्लासेस भी होंगी जो कि आई थिंक कुछ मिस हो गई हो. तो Aves is asking कि will we be meeting in any other course in the future? I don't know. I am now associated with the Department of Software Engineering, and I do teach some of the management sciences courses in computer science, but I'm not sure if specifically our section will be interacting in future regarding our classes. But other than that, obviously I am available if you want to meet or discuss anything about related to your course or anything. Then we can set up an appointment and we can have a chat. सकलैन कह रहे हैं कि अगला सेमेस्टर भी ऑनलाइन होगा क्या? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ आर सपोज टू बी ओपन ऑन February 1st. नेक्स्ट जो मंथ है वहाँ से स्टार्ट हो रही हैं आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ टेंटेटिवली, अभी तक जो अनाउंसमेंट हुई है फ्रॉम द गवर्नमेंट. आई थिंक अगर यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाती हैं देन द सेमेस्टर्स विल गो ऑन कैंपस एंड स्टडीज़ विल बी, आई थिंक वो हाइब्रिड सिस्टम की तरफ अगर ले जाते हैं या कोई इस तरह का सिचुएशन होती है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक टोटली ऑनलाइन शायद ना हो अगला सेमेस्टर. अच्छा, आप मेरे सब्जेक्ट की पूछ रहे थे शोएब. अच्छा ठीक है. टेंटेटिवली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम इसी वक्त जो है ट्यूसडे वाले दिन ही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं जो है वो पेपर के लिए रख लूँ मीटिंग. बट आई एम नॉट श्योर. मैं जब आप कम्युनिकेट करूँगा अब आइंदा कुछ दिनों के अंदर ईमेल के ऊपर, तो काइंडली वो उसको देख लें, क्योंकि एक दिन मैं आपको नहीं बता सकता ना. मैं आपको एक दिन एग्ज़ाम दूंगा और एक दूसरे दिन फिर आपसे ले रहा हूँगा, या मे बी तीसरे दिन सुबह सुबह. सो उसलिए फिर डेट्स जो हैं वो थोड़ी सी नेक्स्ट वीक है, तो इसका मतलब है फिर या तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा या फिर वेडनेसडे थर्सडे, या दो तीन कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वही होंगे. सकलैन नज़र कह रहे हैं कि हाँ फिर मे भी कुछ केसेस निकले और यूनिवर्सिटी बंद हो जाए. यस मे बी, वी होप नॉट कि ऐसा हो, बट it's a probability, but I don't think that because of the decline of cases in COVID in the second wave as well, I don't think it's going to be that much big of a deal कि पूरी यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए. Because it's been a year and we have seen that it's contagious, yes, but it's not the disease is not contagious to everyone. I think if we just isolate some of the classes or departments, that should be enough, क्योंकि हर जगह यही हो रहा है. कुछ लिमिटेशंस रख दी गई हैं, बट पूरी चीज़ को बंद कर देना आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्किंग इन द फ्यूचर. सो ऑल राइट, दैट्स अबाउट इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द सेमेस्टर, फॉर द होल सेमेस्टर, एंड आफ्टर दैट you can attempt the quiz, and we will see you in the week of January 25th when I will be announcing and describing the whole exam to you. Okay, Aves is saying that February vaccination will also start. It seems all of the matters will be on track. Yes, hopefully, if vaccination will be here and there will be no more controversies and everything. So hopefully we will be on track to on-campus classes next semester, inshallah. So all right, thank you very much, and see you in the next final exam description session, inshallah. Thank you.